स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का आज के क्लास में, जिसमें आप सभी पढ़ेंगे व्याकरण के अंतर्गत आने वाला टॉपिक अव्यय या अविकारी शब्द। सर्वप्रथम यदि आप सभी विद्यार्थी जो भी पहली बार आ रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हम आइए आगे देखते हैं टॉपिक अव्यय। शब्द भेद के अंतर्गत आपने अभी तक संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण ये सभी टॉपिक अलग अलग विस्तार पूर्वक पढ़े हैं, जो आपको हमारे चैनल पर वीडियोस की लिस्ट में जा करके आपको देखने को मिल जाएंगे। आज बात करेंगे अव्यय। अव्यय किसे कहते हैं, अव्यय के कौन कौन से भेद हैं, ये सभी आप उदाहरण के साथ आज समझेंगे। देखिए, एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि हम परिभाषा के ज्यादा हम चक्रव्यूह में फंसना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि परिभाषाएं जो होती हैं वो आपको जटिल लगेंगी, इसलिए आपको सरल भाषा में उदाहरण के माध्यम से कैसे समझना चाहिए उसका एक प्रयास है। सभी विद्यार्थी ध्यान से पूरा वीडियो देखेंगे। सर्वप्रथम अव्यय, अलग अलग इसको कीजिए। अव्यय, व्यय मतलब खर्च किया जाना, अर्थात वे शब्द जिनको खर्च न किया जा सके, परिवर्तित न किया जा सके, वे अव्यय होंगे। माने चाहे लिंग बदल जाए, वचन बदल जाए, कारक बदल जाए, परंतु उन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे हमने कहा किताब, किताब मेज पर है, किताब मेज पर है। अब देखिए, किताब एक शब्द हो गया, मेज शब्द है, पर है। इनमें एक शब्द ऐसा है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, कभी नहीं परिवर्तन हो सकता। किताब मेज पर है, आप क्या कह सकते हैं? किताबें मेज पर हैं, किताबें मेजों पर हैं। परंतु ये जो पर शब्द लगा है, आप चाहे भूतकाल में इस वाक्य को लिखें, चाहे वर्तमान काल में लिखें, चाहे भविष्य काल में लिखें, चाहे एक वचन में लिखें, चाहे बहुवचन में लिखें, इस पर शब्द में परिवर्तन नहीं संभव है। तो ये पर क्या होगा? ये आपका हो जाएगा अव्यय। अब अव्यय को हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई पिता है, उसके 4 पुत्र हैं। अव्यय के 4 भेद लिखे हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय बोधक। एक एक करके हम सभी की बात करते हैं। पहला क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण माने वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, वे विशेषण कहलाते हैं। जैसे उदाहरण लिखा है, वह बहुत तेज दौड़ता है। तेज दौड़ना, दौड़ना क्या हो गई? वो तो क्रिया हो गई। लेकिन जब कह दिया गया वो तेज दौड़ता है, तो तेज क्या हो गया? ये आपका हो गया क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के अंतर्गत पहला भेद है परिमाणवाचक। परिमाण माने होता है मात्रा। हम एक दूसरे प्रकार से भी समझ सकते हैं इसको कि मान लीजिए हम बाजार गए, ठीक? तो पहले नंबर पर बात आती है हम कहां गए। कहां गए? ये जब उत्तर निकल करके आएगा तो वो होता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ठीक? हम कब गए? हम बाजार गए ना। कहां गए? तो स्थानवाचक। कब गए? कालवाचक, ठीक? कैसे गए? तो रीतिवाचक। और क्या करने गए, ठीक? क्या लाए, कितना लाए, तो परिमाणवाचक। समझ में आया? कहां गए, कब गए, ठीक? क्यों गए और कितना लाए, ये आपके क्रिया विशेषण है। जैसे परिमाणवाचक का उदाहरण है कि मोहन बहुत कम पढ़ता है, तो क्या हो जाएगा? मोहन बहुत कम पढ़ता है। पढ़ाई वो कर रहा है, परंतु उसकी विशेषता क्या है? बहुत कम पढ़ाई कर रहा है, तो ये परिमाणवाचक विशेषण हो गया, ठीक? किताब मेज के ऊपर रखी है, ऊपर है स्थानवाचक। कहां रखी है ना, उत्तर आया, तो परिमाणवाचक। तुम घर कब जाओगे? कब क्या है? कालवाचक है। जाना क्रिया है और क्रिया की विशेषता क्या है? कब, तो ये कालवाचक हो गया। रीतिवाचक, तुम्हें घर अवश्य जाना चाहिए। अवश्य शब्द आ गया, यानी ऐसे वैसे, अवश्य, सचमुच, जैसे, ये शब्द आ जाएं तो ये हो जाएगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण।
तो ये क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं, परिमाणवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक और रीतिवाचक। ठीक, फिर इसके पश्चात हम देखेंगे संबंध बोधक। संबंध बोधक अव्यय वे अव्यय होते हैं जो संज्ञा का किसी अन्य शब्द के साथ संबंध प्रकट करते हैं। संज्ञा का किसी अन्य शब्द के साथ संबंध प्रकट करते हैं, वे अव्यय शब्द संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। इसको भी 4 भागों में हम डिवाइड करते हैं, कालवाचक, स्थानवाचक, दिशावाचक और तुलनावाचक। कालवाचक माने जिसमें समय बताया जाए, ठीक। स्थान, जहां पर स्थान बताया जाए संज्ञा के तुरंत बाद, जैसे दिल्ली से दूर, दिल्ली संज्ञा है, दिल्ली से दूर किनारा है, ठीक। या घर के पश्चात, घर जाने के पश्चात। दिशावाचक की ओर, की तरफ, राम की तरफ मत जाओ, राम की तरफ, घर की ओर जाओ। तुलनावाचक जब संज्ञा के पश्चात तुलना की जाए, जैसे राम की अपेक्षा श्याम पढ़ने में तेज है, राम की अपेक्षा श्याम पढ़ने में तेज है, ठीक। तो इस प्रकार से ये कालवाचक, स्थानवाचक, दिशावाचक और तुलनावाचक ये संबंध बोधक अव्यय के उदाहरण हैं। ध्यान दीजिए, कालवाचक में निश्चित रूप से समय के बारे में बताया जाएगा। हमने बताया था पहले भी आपको क्रिया विशेषण के अंतर्गत भी कि कब का उत्तर आता है, ठीक। तो वहां पर कालवाचक होगा, संज्ञा शब्द के तुरंत पश्चात, बाद, पश्चात, पहले। जैसे राम से पहले मोहन घर चला गया, राम से पहले, पहले शब्द आ गया तो कालवाचक हो जाएगा। राम के बाद तुम्हें पढ़ना चाहिए, राम के बाद आ गया। तो यहां पर देखिए एक चीज और ध्यान रखने, ज्यादातर जो संबंध बोधक अव्यय के उदाहरण होंगे उनमें का, ही, के, से ये शब्द भी लगे रहते हैं। परंतु ध्यान रहे, संज्ञा के तुरंत बाद अन्य शब्दों से जहां पर संबंध प्रकट कराया जाएगा तो कालवाचक, वो संबंध बोधक अव्यय होंगे। समय के बारे में बताया जाए तो कालवाचक, स्थान से संबंधित बात हो तो स्थानवाचक, दिशाओं से संबंधित हो तो दिशावाचक, और जब आपस में तुलना की जाए तो तुलनावाचक। राम की अपेक्षा मोहन पढ़ने में तेज है, ठीक। इस प्रकार से ये आपके संबंध बोधक अव्यय के उदाहरण थे। देखिए परिभाषा के बहुत ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना है, आपको सभी टॉपिक समझने हैं, क्योंकि परीक्षा में जो आता है हम आपको बता दें, आपके सामने एक पूरा वाक्य लिखा होगा। जैसे वाक्य पूरा लिखा है, मोहन पढ़ने में तेज है, ठीक। अब ये वाक्य लिखा होगा, आपको यह बताना होगा कि ये किस प्रकार के अव्यय का उदाहरण है। तो आप क्या बताएंगे, क्रिया की विशेषता क्या है, तेज, ठीक। अब क्रिया की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए क्या होगा, क्रिया विशेषण होगा, ठीक। फिर आगे आइए देखते हैं हम तीसरा टॉपिक, समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक अव्यय 2 प्रकार के होते हैं, तो समानाधिकरण और दूसरा होता है व्याधिकरण। समुच्चय बोधक अव्यय में 2 शब्द या वाक्यों या वाक्यांशों को आपस में जोड़ने का कार्य जो शब्द करते हैं वे समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। 2 शब्द हो, जैसे राम और श्याम घर गए, ठीक। मैं घर गया किंतु नहीं पहुंच सका। तो जहां पर 2 शब्दों या वाक्यांशों को आपस में जोड़ा जाएगा, मैं स्टेशन तो गया परंतु ट्रेन चली गई, तो जहां पर भी 2 शब्दों या वाक्यांशों को आपस में जोड़ा जाएगा तो वो समुच्चय बोधक अव्यय कहलाएंगे। इसमें पहले नंबर पर हम देखते हैं समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के भेद और कुछ उदाहरण। इसके अंतर्गत पहला है संयोजक। संयोजक माने होता है ना कंजक्टर, जोड़ने वाला। जैसे राम और श्याम घर गए, तो राम और श्याम,
और आ जाए, व आ जाए, तथा आ जाए, ये शब्द क्या करते हैं, ये दो शब्दों को आपस में जोड़ते हैं। ठीक। फिर है अगला विभाजक। विभाजक माने क्या होता है, विभाजक माने डिवाइडर, जो अलग अलग करता है, दो शब्दों या वाक्यों को आपस में अलग अलग करता है। जैसे तुम घर जाओ अथवा खेलो, यानी घर जाओ अथवा खेलो, तो दो वाक्य है, एक तो तुम घर जाओ, दूसरा क्या है, तुम खेलो। अब दोनों को अलग अलग कौन कर रहा है, अथवा। ठीक। तुम्हें खेलना चाहिए या तुम पढ़ाई कर लो, तो वाक्य हो गए, एक तो तुम्हें खेलना चाहिए या तुम पढ़ाई कर लो, दोनों वाक्यों को अलग अलग कर रहा है कौन सा शब्द, या शब्द। फिर है विरोध दर्शक, माने ऐसे दो वाक्य जो आपस में एक दूसरे के अपोजिट हों, आपस में एक दूसरे का विरोध प्रकट कर रहे हो। उदाहरण के लिए हमने अभी बताया था आप लोगों को कि हम स्टेशन गए, स्टेशन क्यों गए होंगे, ट्रेन के लिए ही तो गए होंगे, परंतु ट्रेन चली गई, माने हम जब तक पहुंचे तब तक ट्रेन जा चुकी थी। ठीक। तुम्हें खेलना चाहिए लेकिन समय का ध्यान रखते हुए, तुम्हें खेलना चाहिए, ठीक, लेकिन समय का ध्यान रखते हुए। फिर अंतिम है परिणाम दर्शक। परिणाम दर्शक जिसको रिजल्ट बोलते हैं ना, इसलिए, अतः, माने जब हम कोई काम करते हैं तो उसका क्या रिजल्ट आया, क्यों आया। जैसे उदाहरण है, राम ने मेहनत की इसलिए अच्छे अंकों से पास हो गया, राम ने मेहनत की इसलिए अच्छे अंकों से पास हो गया। राम योग करता है अतः उसका शरीर स्वस्थ है। माने किसी काम को करने का जो परिणाम रहता है वो परिणाम दर्शक समुच्चय बोधक के अंतर्गत आता है। फिर समुच्चय बोधक में दूसरा जो टॉपिक आपका आता है व्याधिकरण समुच्चय बोधक। जैसे क्योंकि, जो, जिससे, तुम्हें यह काम करना चाहिए क्योंकि तुम्हें सफल होना है। जैसे हमने उदाहरण बताया, तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए क्योंकि, क्यों करनी चाहिए, तुम्हें परीक्षा में अच्छे अंक लाने हैं। तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए क्योंकि तुमको परीक्षा में अच्छे अंक लाने हैं। तो क्योंकि, जो, जिससे, ये आ जाए तो आपका व्याधिकरण समुच्चय बोधक का उदाहरण होगा। फिर अंतिम आता है विस्मय बोधक अव्यय। पहचान तो देखिए इसकी बहुत सरल है। इसकी सबसे सरल पहचान यह है, अगर आपको किसी शब्द के बाद ये विस्मय बोधक चिन्ह लगाओ तो आप समझ लीजिए कि यह विस्मय बोधक अव्यय का ही उदाहरण है। अब इसमें आ जाए क्या, आश्चर्य जो होता है ना एकदम से प्रकट होता है, वाह, हर्ष की बात आ जाए कि वाह तो बड़ी अच्छी बात है, तुम पास हो गए। फिर है जी हाँ, स्वीकृति सूचक होता है ना, स्वीकार, ये हर्ष सूचक हो गया, स्वीकृति सूचक हो गया, जी हाँ मैं ये काम कर लूंगा। ठीक, मैंने कोई काम करके आया, उसने पूछा है कैसा है, ठीक किया, तो ठीक किया है। फिर अरे, जहां पर बहुत कोई शोक की बात होती है, कोई दुख की बात आ जाती है तो शोक सूचक आ जाता है, अरे तो बड़ी दुखद घटना हो गई, हाय, शोक प्रकट होता है, तो ये सब शोक सूचक है। ये भी स्वीकृति सूचक है, हाँ ऐसा ही होना चाहिए। तो ये जो है ये आपके सभी विस्मय सूचक के उदाहरण हैं। अब हम आपको अंत में एक बार इस निपात के विषय में बताते हैं। अव्यय के अंतर्गत कई जगह पर ये निपात भी लिखा होता है। निपात क्या है? निपात वे शब्द होते हैं जो किसी वाक्य में लगकर उसका एक विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। बहुत सुंदर उदाहरण हम आपको बताते हैं कि इनके आपको महत्व के बारे में पता चलेगा। ये किसी भी वाक्य में लगकर उसका एक विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे हम आपको उदाहरण बता रहे हैं, एक उदाहरण देखिए, लिखा है राम ने मुझे पीटा। राम ने मुझे पीटा।
ठीक। अब राम ने मुझे पीटा, इसमें तो कर्ता है, क्रिया है, सब कुछ है, निपात नहीं है। अगर हम इसको कहें राम ने मुझे और निपात लगा दें ही पीटा, अब इसका क्या अर्थ हो गया देखिए, अब इसका अर्थ हो गया केवल मुझे ही पीटा, बाकी लोगों को उसने कुछ भी नहीं कहा। ठीक। अगर हम इस निपात को यहां से हटाकर और यहां पर प्रयोग कर दें, अब क्या हो गया, राम ने ही मुझे पीटा, माने केवल राम ने ही मुझे पनिशमेंट दी है, अन्य किसी ने कुछ भी नहीं कहा। ठीक। और अगर हम इस ही को यहां पर प्रयोग कर दें, अब हो गया राम ने मुझे पीटा ही, माने केवल पीटा ही है, गाली वगैरह नहीं दी। तो ये आपके सामने ये निपात का एक उदाहरण था। तो जहां पर ये शब्द निपात शब्द लग करके उसका एक विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, वे शब्द निपात कहते हैं, कहलाते हैं। ये आपके सामने अव्यय का पूरा पाठ आपके सामने था, जो आप सभी विद्यार्थियों ने ध्यान से पढ़ा है। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय बोधक, ये सभी विद्यार्थी नोट कर लें। साथ ही साथ अगर कोई दिक्कत हो रही है तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के भी अपने पास सुरक्षित रख लें, जिससे कि आपको आगे आसानी रहे। सभी विद्यार्थी इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करेंगे, साथ ही साथ अगर पहली बार चैनल को देख रहे हो तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।